हेलो एवरीवन, वेलकम टू learnerhub.com। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnerhub, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट, जेई सीरीज में सेमीकंडक्टर के चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है दूसरे पार्ट की, जहां पे हम समझेंगे डायोड्स के बारे में। तो ये वीडियो मोस्टली फोकस्ड होगा डायोड्स कैसे काम करते हैं, डायोड्स के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है और जीनर डायोड लाइक दैट। ओके, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड से। तो पीएन जंक्शन जो है वो हमने पहले पार्ट में पढ़ रखा है कि किस तरह से पी टाइप और एन टाइप को जोड़ने से, एन टाइप को साथ में लाने से एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है और उस पूरे सिस्टम को हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। ओके, अब ये पीएन जंक्शन कहते हैं, सॉरी नॉट डायोड। अब डायोड क्या है? पीएन जंक्शन का एक एप्लीकेशन हम कह सकते हैं, राइट। पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड एक तरह का डिवाइस है जो कि जिसमें दो टर्मिनल्स कंसीडर हम कर सकते हैं। एक है पी टर्मिनल, एक है एन टर्मिनल, ठीक है। पी और एन, पीएन जंक्शन से बना हुआ ये डिवाइस जिसे हम कह रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड, इसमें क्या होती है? दो टर्मिनल होती है। इसके सिंबल को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस के सिंबल को ऐसे दिखाते हैं, राइट। तो उसी तरह से इंडक्टर के सिंबल को हम इस तरह से दिखाते हैं। उसी तरह से पीएन जंक्शन डायोड यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड के सिंबल को इस तरह से दिखाया जाता है। ओके, एक्चुअल में डायोड दिखने में कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। दिखने में कुछ इस तरह की होती है। देखो, आप अगर सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ रेजिस्टर जैसा ही, बट ये रेजिस्टर नहीं है। इसकी जो सिल्वर लाइनिंग आप देख रहे हो, ये जो बैंड है, एक सिल्वर बैंड है, ये होती है इसकी एन साइड और ये होती है इसकी पी साइड, ठीक है। यहाँ पे दिया गया, देखो, ये है इसकी पी साइड और ये है इसकी एन साइड। तो एक छोटी सी, ये आप जब भी ब्रेडबोर्ड पे या फिर कोई भी आप सर्किट से अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको डायोड जरूर देखने को मिलेगा। इसके कई सारे एप्लीकेशन है, उस पर हम बाद में आते हैं, पर समझते हैं पीएन जंक्शन डायोड एक्चुअल में होता क्या है। तो पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन जैसे हमें पता था पी टाइप एंड एन टाइप, इससे बना होता है, ठीक है। और ये एक डिवाइस है जिसकी हम दो टर्मिनल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दो टर्मिनल हो गया कंसीडरेशन में, तो उसको हमने सर्किट में हम लगा भी सकते हैं। अब ये किस तरह से काम करती है ये हमें देखना है। तो पीएन जंक्शन डायोड का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देती है। मतलब कि अ डायोड इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट that has a low resistance to the flow of current in one direction। मतलब किसी एक डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रही है तो उसकी रेजिस्टेंस लो है, मतलब वो फ्लो करने देगी। जैसे उसकी डायरेक्शन को हम अपोजिट करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाती है। ये करंट को अपने थ्रू से फ्लो करने नहीं देगी। दैट्स व्हाई सर्किट ब्रेक, राइट। करंट अगर फ्लो ही नहीं कर पाएगी, इंसुलेटर के जैसे काम करने लगी, तो सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अब इसको ही हम समझेंगे आगे कि अगर पीएन जंक्शन कब ऐसे करंट को अलाउ कर रही है, कब नहीं कर रही है। तो इसीलिए हम समझते हैं इसकी बायसिंग को, ठीक है। उससे पहले अगर आपको लिखने आ रहा है कि बोर्ड्स के एग्जाम में भी अगर आपको सेमीकंडक्टर डायोड जैसा अगर पूछा जाए तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। ओके, अब बात करते हैं इसकी बायसिंग की। बायसिंग पे जैसे आते हैं तो दो बायसिंग यहाँ पे आ जाते हैं। बायसिंग क्या होता है? जोड़ना, राइट, बायस करना, किसी एक सर्किट में उसको जोड़ने को हम बायसिंग कह रहे हैं, ठीक है। अब बायसिंग होती है दो तरह की, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होती है रिवर्स बायसिंग। बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की। तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या है कि जब ये पीएन जंक्शन डायोड को, देखो वैसे तो दिखने में पीएन जंक्शन क्या है, इस तरह से ही दिखता है। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे होल्स रहती है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स रहती है, ठीक है। तो ये है पीएन जंक्शन डायोड। अब क्या हुआ? व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सेमीकंडक्टर डायोड, मतलब ये जो डायोड थी हमारे पास, ये जो डायोड थी, इसके अक्रॉस अगर मैं एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगाऊं, वोल्टेज का मतलब इस सर्किट पे, ये है हमारा पीएन जंक्शन, सॉरी
ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। अब इसके अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज लगा रहा हूं, ठीक है। तो ये सर्किट में आ गई, फाइन। तो ये सर्किट में आ गई, तब क्या हो रहा है कि अगर पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए, तब सेमीकंडक्टर डायोड को हम कह सकते हैं क्या, वो फॉरवर्ड बायस में है। मतलब पी साइड ये है पीएन जंक्शन डायोड हमारा, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव साइड से और इसको मैंने कनेक्ट किया नेगेटिव साइड से, ठीक है। और इसे मैं वेरिएबल पोटेंशियल मान रहा हूं। अब क्या हो रही है, देखो ये क्या है, डीसी सप्लाई है। एसी डीसी समझना यहाँ पे जरूरी है। ये क्या है, डीसी सप्लाई। इसको मैंने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड से कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल को एन साइड से कनेक्ट किया। अब ये जो मेरा डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, ये क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। किसमें है, फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में ही वो कंडीशन होता है कि जहां पे वो करंट को अलाउ करेगी कि आप मेरे थ्रू फ्लो कर सकते हो, राइट। सो हमेशा याद रखना हमें ये है कि सेमीकंडक्टर डायोड या फिर पीएन जंक्शन डायोड अलाउज द फ्लो ऑफ करंट ओनली इन फॉरवर्ड बायस। जैसे इसे हम रिवर्स बायस में करेंगे, करंट फ्लो को स्टॉप कर देगी। अब फॉरवर्ड बायस में ऐसा क्या हो रहा है कि जो ये करंट को पास करने दे रही है, जरूर इसके डिप्लीशन लेयर में कुछ चेंजेस आ रहे होंगे। इसके कुछ पॉइंट बाय पॉइंट्स मैंने लिख रखे, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जनरली क्या हो रहा है, जैसे फॉरवर्ड बायस दिया गया तो एक पोटेंशियल मतलब एक्सटर्नल करंट इसमें फ्लो होने लगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस जो हम कह सकते हैं कि करंट का फ्लो अगर इधर से है, राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन करंट का फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इसके अपोजिट होता है, ठीक है। यही तो हमें पता है। तो सपोज करते हैं, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि होल्स की जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में हो रही हो, ठीक है। तो होल्स क्या करेगी, यहां के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, अट्रैक्ट करेगी, सॉरी। और यहां पे क्या जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो यहां पे जो होल्स है उनको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगी और होल्स इधर आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रही है, होल्स इधर आ रही है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो आगे के पॉइंट्स हम देखते हैं कि होल्स इन पी रीजन इज रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल्स, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो रही है, यहां से होल्स जा रही। देखो करंट का फ्लो जो होता है, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, देखो फिर से बता देता हूं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, होल्स का फ्लो उस डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, होल्स की फ्लो हो रही है। अब होल्स यहां के जितने ऑलरेडी प्रेजेंट होल्स है, ठीक है, पी साइड में ऑलरेडी प्रेजेंट होल्स है, और यहां से कुछ होल्स जो आई है ये क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी, ठीक है। तो पी साइड से होल्स जो है वो ड्रिफ्ट करेगी एन के तरफ, और सिमिलरली इधर होगा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिपेल करेगी पी के तरफ, ठीक है। तो इतनी सी बात यहां पे हो रही है। सो सम होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो, एंड द बैटरी एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, हम इजीली समझ पा रहे हैं चीजों को। तो सम होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द डिप्लीशन रीजन, ऑब्वियसली होगा क्योंकि यहां से रिपल्शन है, यहां से रिपल्शन है, तो वापस वो जाएगी कहां पे, वो आएगी कहां पे, डिप्लीशन रीजन में। अब इसी चक्कर में क्या हो जाता है, डिप्लीशन रीजन जो है वो छोटा होने लगता है। क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। द पोटेंशियल बैरियर एंड द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, राइट, वो डिक्रीज होने लगती है। वो जो पोटेंशियल बैरियर है, वो जो डिप्लीशन लेयर है, वो क्या होती है, उसकी विड्थ जो है वो डिक्रीज होने लगती है। अब पी और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स है, इनको हमने डोप करके हम क्या बनाया, पीएन जंक्शन डायोड बनाया, ठीक है, एक साथ मिला के। अब इसके डिप्लीशन लेयर अगर छोटी होने लगे तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो है इजीली फ्लो करने लगेगा। इजीली अगर फ्लो करने लगे तो करंट सर्किट में करंट स्टैब्लिश हो जाएगा, करंट का फ्लो होगा, कंटिन्यूअस करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज्ड अक्रॉस द जंक्शन, एंड once they cross the junction, the holes in the n region and electrons in the p region becomes the majority charge carriers। देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां से
होल्स को रिपल्शन मिला है, होल्स क्या है, डिप्लीशन लेयर के थ्रू पहुंच के एन साइड में पहुंच गए। और वैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिला है, इलेक्ट्रॉन क्या है, डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके पी की तरफ पहुंच गए। अब यहां पे एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हो गए, जो वहां से रिपेल होके आ रहे हैं, यानी कि होल्स पहले क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। अब वैसे ही यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए इलेक्ट्रॉन, जस्ट केस जो है वो उल्टा हो जाएगा। सो फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंटर्स द एन रीजन एंड देन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द जंक्शन। ठीक है, तो मेन इसमें जो समझने वाली बात है वो यही है कि जैसे ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट के वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन होल्स के ये मूवमेंट की वजह से डिप्लीशन रीजन जो डिक्रीज हुआ है, इसी वजह से करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब अगर समझे हम रिवर्स बायस के कंडीशन को, रिवर्स बायस के कंडीशन में इसका ऑपोजिट होता है। रिवर्स बायस में हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव पी साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड, इसे हम लगाते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, और एन साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड इसे हम लगाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से। इसमें क्या हो रहा है, जस्ट इसका उल्टा केस हो। इसको हम क्या कह रहे हैं, रिवर्स बायसिंग कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स बायसिंग कंडीशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखो आगे क्या होती है कि रिवर्स बायसिंग कंडीशन में जस्ट इसको उल्टा हो रहा है कि होल्स इन पी रीजन आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज हो गए, राइट। पॉजिटिव टर्मिनल से होल्स गए हैं और वो कनेक्टेड है किससे, एन साइड से। एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से है ऑलरेडी प्रेजेंट, दोज आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, सिंपली ऑपोजिट जगह पे भी ऐसे अट्रैक्शन होगा। तो मेजॉरिटी कैरियर्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम द जंक्शंस, राइट। तो जहां पे रिपल्शन हो रहा था वो पास में आ रहे थे, डिप्लीशन रेयर में आ रहे थे। अब क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो डिप्लीशन रेयर से ये वापस जा रहे, खींचे जा रहे। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिप्लीशन रीजन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिप्लीशन रीजन या फिर जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब अगर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मूवमेंट कम होने के वजह से करंट इन द सर्किट वो जो है वो फ्लो नहीं हो पाएगी। तो यही सिंपल सी बात थी कि therefore it becomes more difficult for the majority charge carriers across the junction, but the potential barriers helps the movement of minority charge carriers. As soon as the minority carriers are generated, they are swept away by the potential barriers. ठीक है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है, जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उसकी वजह से उस डिप्लीशन लेयर में जो पोटेंशियल बैरियर है या फिर वहां पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है पी और एन साइड में, उसके वजह से थोड़ा सा करंट फ्लो तो होगा। बट जैसे ही वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स खत्म हो जाएंगे, ये करंट फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसका रिलेशन हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसके IV कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब करंट एंड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, तो आगे हम वही देखेंगे। और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि द रिजल्टिंग करंट इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, राइट। दिस इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो रिवर्स बायस में चाहे कितनी भी आप वोल्टेज इंक्रीज करो, रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं जिसे, या फिर जो रिजल्टिंग करंट होती है, जो करंट होती है रिवर्स बायस में, जो थोड़ी सी मैंने बताया कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के वजह से थोड़ी सी जो करंट होगी, वो उसके बाद जो उनका ब्रेकडाउन होगा, वो खत्म होने के बाद जो एक कांस्टेंट आपको सैचुरेशन करंट देखने को मिलेगा, उसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट देखते हैं। इसको हम अच्छे से समझेंगे जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। ओके, द नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज स्मॉल, देयरफॉर द करंट इज स्मॉल एंड इन ऑर्डर ऑफ 10 to the power -9 एम्पियर इन सिलिकॉन डायोड और 10 to the power -6 एम्पियर इन जर्मेनियम डायोड। तो कुछ कभी कभी ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि रिवर्स सैचुरेशन करंट या फिर जो करंट होती है वो माइनॉरिटी सिलिकॉन और जर्मेनियम में कितनी कितनी होती है। ओके, तो मोस्टली यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें ही हम पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे है नहीं। ध्यान में ये रखना है कि पॉजिटिव जब फॉरवर्ड बायस जब होगा तो करंट का फ्लो होगा, रिवर्स बायस जब होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा।
अब बात करते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का ये मतलब होता है कि हम वोल्टेज और करंट के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बोथ फॉर द पीएन जंक्शन डायोड फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। तो जब हम फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन को लगाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज जब उसकी नी वोल्टेज या फिर जिसे थ्रेशोल्ड भी हम कह सकते हैं, नी वोल्टेज नी ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि कुछ हद तक वोल्टेज को आप इंक्रीज करोगे तो करंट आपको देखने को मिलेगा एकदम कांस्टेंट सा करंट देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट थोड़ा ही करंट देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे मिली एम्पियर में करंट दी गई है, यहाँ पे थोड़ा ही करंट आपको देखने को मिलेगा। बट एक ऐसी पॉइंट आएगी जहाँ पे डायोड का क्या है, वो नी ब्रेकडाउन होता है, उस पॉइंट को हम नी ब्रेकडाउन कहते हैं। जर्मेनियम के लिए वो है 0.3 वोल्ट एंड सिलिकॉन के लिए वो है 0.7 वोल्ट। इसके बाद अगर आप थोड़ी सी भी वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे एक सडन राइज हमें देखने को मिलेगा करंट में, राइट, सडन राइज हमें देखने को मिलेगा करंट में। और ये कब हो रहा है, फॉरवर्ड बायस में हो रहा है, और इस करंट को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड करंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखो रिवर्स बायस में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये कांस्टेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, कुछ अमाउंट ऑफ करंट्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये क्या है, लीकेज करंट कहते हैं इसे। क्या करंट कहते हैं, लीकेज करंट कहते हैं। ओके, और 20 माइक्रो एम्पियर करंट in case of silicon and 50 microampere current in case of germanium। ठीक है, और फिर वही इसकी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आती है। उसके बाद रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब जहां पे पीएन जंक्शन काम करना क्या होता है, वहां पे वो और फ्लो नहीं करेगा, तो ये एक सडन हमें डिक्रीज देखने को मिलती है, किसमें, रिवर्स करंट में, राइट, रिवर्स करंट में देखने को मिलती है, और इसे हम कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, तो कुछ इस तरह से आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ सकते हैं। इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि डायोड फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द फिगर, करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज इनक्रेडिबली लो इफ द इनपुट वोल्टेज अप्लाई टू द इज लोअर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जो जैसे कि मैं बता रहा था, ये आप इसे चाहे नी वोल्टेज बोलो चाहे थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलो, VTH, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, नाउ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज एडिशनली रेफर्ड टू एज अ कट इन वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज हम कह सकते हैं इसे। ओके, फॉरवर्ड बायस इनपुट वोल्टेज सरपासेस द कट ऑफ वोल्टेज जो कि 0.3 होती है फॉर जर्मेनियम एंड 0.6 to 7 होती है फॉर सिलिकॉन डायोड। ठीक है, नाउ द करंट स्पेक्टेकुलरली इंक्रीजेस, जैसे कि वहां पे दिख रहा था कि आफ्टर थ्रेशोल्ड इंक्रीज करने के बाद फटाक से वो करंट जो है थोड़े से भी वोल्टेज के लिए वो करंट बहुत ही हाई भागेगी। ओके, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि है वो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में देखने को मिलता है। द करंट इन द रिवर्स बायस इज लो टिल द ब्रेकडाउन इज रीच एंड देयरफॉर डायोड लुक्स लाइक एन ओपन सर्किट, क्योंकि रिवर्स करंट इंक्रीज हो रहा है। रिवर्स करंट इंक्रीज होने का हम ये भी मतलब समझ सकते हैं कि रिवर्स करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, व्हेन द रिवर्स बायस इनपुट वोल्टेज हैज रीच्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज, द रिवर्स करंट इंक्रीजेस स्पेक्टेकुलरली, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, छोटे छोटे पॉइंट्स थे कुछ। अब आते हैं इनके एप्लीकेशन पे। डायोड्स का एक एप्लीकेशन जैसे जो कि रहता है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब नाम में ही ऐसा है कि वेव को रेक्टिफाई कर रहा है। भाई कैसे रेक्टिफाई कर रहा है, क्या हो रही है इसमें, और वेव को रेक्टिफाई कैसे, क्यों ही क्यों करना चाहिए हमें। तो देखो, वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एसी करंट के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट, वैसे तो एसी करंट ये वर्ड बोलना ही थोड़ा सा गलत है, क्योंकि एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर मैं एसी करंट बोलूंगा मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट राइट, तो ये थोड़ा गलत है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि एसी सप्लाई। ठीक है, एसी सप्लाई की अगर बात करें तो आपको पता है कि एसी का ग्राफ हम किस तरह से बनाते हैं, ये कुछ इस तरह से हम बनाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। ठीक है, साइनोसॉइडल ग्राफ बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पोलैरिटी जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, पोलैरिटी जो है वो चेंज होती रहती है। अब
हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर वेव रेक्टिफायर का प्रिंसिपल ही ये होता है, या फिर जो इनका काम होता है, वर्किंग ये होता है कि ये जो है वो इस वेव को रेक्टिफाई करती है कुछ इस तरह से कि इसके हमें नेगेटिव साइकिल्स जो है वो दिखने को नहीं मिलते, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स जो है वो दिखने को मिलते हैं, यानी कि पॉजिटिव जो डेटा है वही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक बार हाफ वेव रेक्टिफायर क्या, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एसी से ये वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, किससे, एसी से डीसी में। तो कभी भी ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हमें कन्वर्ट करना हो डायरेक्ट में, तो हम कैसे करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर वेव रेक्टिफायर का यूज करेंगे। अब हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में क्या अंतर है उसको समझते। तो देखो क्या हो रही है कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कर रही है, सर्किट यूजेस ओनली वन डायोड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, एक डायोड यूज करती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज द सर्किट रेक्टिफायर अलाउज ओनली one half of the cycle of AC voltage waveform to pass while blocking the other half। अब ये काम कैसे करता है यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझ में क्या आया कि हाफ वेव को रेक्टिफाई कर रही है, इसलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। हाफ एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करी, हाफ एसी सप्लाई को, मतलब समझ रहे हो आप कि अगर आप 10 वोल्ट की एसी सप्लाई डाल रहे हो तो उसको हाफ ही कन्वर्ट कर पाएगा डीसी में, मतलब ऑलमोस्ट 5 के करीब। ठीक है, तो इसको, ये मैं आइडियल केस बता रहा हूं, अगर कोई लॉस नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे एक डायोड के मदद से ये हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से सर्किट बनाई जाती है। यहाँ पे हम देते हैं क्या, एसी सप्लाई। अब एसी सप्लाई कैसे दे सकते, तो भाई म्यूचुअल इंडक्शन हम दे सकते हैं एसी सप्लाई। ठीक है, तो एसी जब हम पढ़ रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर, तब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली चीज हम पढ़ चुके थे। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, एसी सप्लाई दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये क्या होती है, पोलैरिटी इसकी चेंज होते रहती है। फाइन, नाउ इस सर्किट में क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड कनेक्टेड है, और ये आर के अक्रॉस हम देखेंगे, अक्रॉस हम जो रीडिंग लेंगे वो होगी पोटेंशियल की रीडिंग। ठीक है, अब क्या होती है, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है, अब एसी करंट है तो ये क्या होगी, फ्लिप होते रहेगी, मतलब पोलैरिटी इसकी चेंज होती रहेगी। तो एक बार पॉजिटिव टर्मिनल इधर आएगा तो दूसरी बार नेगेटिव टर्मिनल इधर आएगा। ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो एक बार पॉजिटिव आया दूसरी बार नेगेटिव आया। देखो दो फिगर है, ये है पहला वाला, ये है दूसरा वाला। तो जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे आया तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि पी साइड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन साइड जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। अब फॉरवर्ड में कनेक्ट हो गया, तो अब किस तरह से रेक्टिफाई कर रही है कि जो पॉजिटिव वाली है, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है एसी करंट की वैल्यू, देखो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं कि जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको इसने रेक्टिफाई कर दिया यहां पे। अब जैसे ये फ्लिप हुई, वैसे तो देखा जाए तो एसी सप्लाई इस तरह से है, बट यहाँ पे जस्ट पोलैरिटी दी गई है, इसलिए मैं ऐसे दिखाया हूं। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी बना दो। समझ में आ रही बात। अब क्या हो रहा है कि जब जैसे ही ये पोलैरिटी चेंज होगी, मतलब ऊपर नेगेटिव टर्मिनल आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, तब क्या हुआ, ये जो डायोड है ये हमारा रिवर्स बायस में कनेक्ट हो गया है। रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करता है भाई, करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता। तो रिवर्स बायस में अगर काम नहीं करेगा तो हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फाइनली अगर मैं इनपुट और आउटपुट की बात करूं तो क्या देख सकते हैं कि अगर ये मेरे ऐसी सप्लाई है, जैसे ही पॉजिटिव बायस में आता है तो मुझे एक आउटपुट मिलता है, उसके बाद जैसे ही नेगेटिव बायस में आ जाता है तो यानी कि फॉरवर्ड बायस की जगह रिवर्स बायस में आ जाता है तो मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलता। फिर जब फॉरवर्ड बायस में आता है तो मुझे ये आउटपुट मिलता है, फिर रिवर्स बायस में कोई आउटपुट नहीं मिलता। मतलब इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि इनपुट मैंने अगर डाल रखी है ये एसी वोल्टेज ये वाली को, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगी, लेट मी राइट इट एज इनपुट, मुझे जो आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, इस तरह से। ठीक है, तो ये देखो कि हाफ वेव को काट दिया जा रहा है ना, हाफ वेव को काट दिया जा रहा है, तो इसीलिए इसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे लॉस बहुत होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में लॉस बहुत हो रहा है, राइट। किसका लॉस, एफिशिएंसी भी ज्यादा नहीं है।
तो इसीलिए हाफ वेव की जगह पे हम फुल वेव रेक्टिफायर को यूज करते हैं। तो थोड़ा सा और हम समझते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के वर्किंग के बारे में कि एसी करंट इज सप्लाई टू द प्राइमरी साइड स्टेप डाउन, इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी कह सकते हैं। ओके, नाउ द ऑब्टेन सेकेंडरी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द डायोड। अब क्या होती है, द डायोड इन फॉरवर्ड बायस विल ऑलवेज गिव द पॉजिटिव साइकिल ऑफ द एसी वोल्टेज एंड रिवर्स बायस ड्यूरिंग द, इसमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं इसके रिपल फैक्टर की। रिपल फैक्टर क्या कहती है? रिपल फैक्टर का मतलब क्या होता है, हाउ वेल हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट द वोल्टेज इनटू डीसी, राइट। एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, कितने अच्छे से करेंगे उसे हम कहते हैं रिपल फैक्टर, और उसे हम डिनोट करते हैं गामा से और लिखते हैं रूट अंडर वी आर एम एस बाई वी डी सी, राइट। पोटेंशियल आर एम एस पोटेंशियल बाई डीसी पोटेंशियल का स्क्वायर -1। सो रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कितनी होती है? 1.21 होती है। इसकी एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के एफिशिएंसी को कैसे लिखेंगे, एफिशिएंसी किसी भी लाइक डिवाइस की हम कैसे लिख सकते हैं कि कितना पावर हमने दिया बाई कितना पावर हमें वापस मिलता है, तो यानी कि पावर डीसी बाई पावर एसी। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी की, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, राइट। ये किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी का फॉर्मूला यही होती है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते, चूंकि इसमें लॉस बहुत ज़्यादा है तो क्या किया जा रहा है, एक फुल वेव रेक्टिफायर कर दिया जाता है। तो वो हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोल रहे हैं, इसे हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या यूज़ हो रही है, यहाँ पे क्या यूज़ हो रही है, एक डायोड के जगह हम 2 डायोड को कनेक्ट कर रहे हैं। अब 2 डायोड का कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं? सीरीज में नहीं, पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है 2 डायोड को। तो इससे क्या हो रही है कि जब भी सपोज ये देखो एसी सप्लाई है, पॉजिटिव नेगेटिव हुई है, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, ठीक है, मतलब आउटपुट आ रही है। अब जैसे ही इनका जो है इनका क्या है, देखो यहाँ पे एक डायोड है D1 जो है वो क्या है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, मतलब जब फॉरवर्ड बायस में हो जा रही है ये वाली D1, ठीक है, तो ये D1 फॉरवर्ड बायस में हो रही है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बायस है तो यहाँ पे D2 जो है वो रिवर्स बायस में हो जा रही है। तो ये वाला पहले केस में ये डायोड काम नहीं करेगा। तो एक डायोड तो काम कर रहा है तो हमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन नहीं, मतलब पहला क्या है कि सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब जो ये रेक्टिफिकेशन है ये हमें मिल गया, ठीक है, बस इतना सा समझो आप। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, जैसे पोलैरिटी चेंज हो रही है तो ये हो जा रहा है हमारा रिवर्स बायस में, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये वाला जरूर कंडक्ट करेगा D2। तो फिर से हमें देखने को मिलेगा रेक्टिफिकेशन, नेगेटिव वाली साइड भी ऊपर अब AC से DC में कन्वर्ट हो गई है। तो इसलिए जो हमें इनपुट से आउटपुट देखने को मिला वो कुछ इस तरह से था। ये है हमारा इनपुट वोल्टेज सप्लाई और ये है हमारा आउटपुट वोल्टेज सप्लाई। अब यहाँ पे आप बताओ कि कौन सा D1 कर रहा है, कौन सा D2 कर रहा है। कि पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस में आया, तो D1 फॉरवर्ड बायस में आया तो इसने काम कर दिया अपना, ठीक है। दूसरे केस में क्या हो गया, D1 रिवर्स बायस में आ गया तो ये काम नहीं करेगा, बट फिर भी काम हो रहा है। कौन कर रहा है, वो D2 कर रहा है, क्योंकि D2 अभी फॉरवर्ड बायस में है। तो ये काम किया, जो ये नीचे वाले को रेक्टिफाई करके DC सप्लाई में लाया, वो क्या है, इसने काम किया। तो D1 ये काम किया D1 ने, ये काम किया D2 ने, फिर से ये काम किया D1 ने, फिर से ये काम किया D2 ने। इसी तरह से ये ऑल्टरनेटिवली काम चलता रहेगा, यानी कि ऑल्टरनेटिवली वोल्टेज का, देखो ये वाली ग्राफ से आप और समझ सकते हो, वोल्टेज का जो है रेक्टिफिकेशन AC से DC में चलता जा रहा है। ट्रांसफॉर्मर जिसे हम कह रहे हैं, इसे हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ओके, तो ये हो गई बात, समझ में आ रही है कि यहाँ पे इजीली ये हम समझ गए हैं कि किस तरह से हम इसे कर सकते हैं, किस तरह से हम इसकी रेक्टिफिकेशन को कर सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर से, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था कि जैसे पोलैरिटी चेंज हो रही थी वहां पे कुछ काम ही नहीं हो रहा था, बट फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि पोलैरिटी जैसे ही चेंज होती है दूसरा डायोड जो है वो काम करने लगता है, ठीक है।
नेक्स्ट इसकी वर्किंग को समझते हैं। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड 1 इज इन फॉरवर्ड बायस एंड इट विल कंडक्ट। जैसी रिवर्स बायस होती है D2 जो होगी वो, अच्छा डी पहले हाफ में क्या होगी, D1 फॉरवर्ड बायस में, D2 रिवर्स बायस में। सेकेंड हाफ में क्या हो जा रही है, D1 रिवर्स बायस में आ रही है एंड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में आ रही है। सो द टॉप हाफ ऑफ द सेकेंडरी सर्किट बिकम्स नेगेटिव बट द बॉटम हाफ बिकम्स पॉजिटिव, और इसी तरह से एक पूरा साइकिल का रेक्टिफिकेशन यहाँ पे होता है। बात करते हैं डीसी आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलेगा वो कितनी मिलेगी, दैट इज आई एवरेज, दैट इज करंट एवरेज इनटू लोड रेजिस्टेंस, राइट, एंड दिस इज 2/पाई आई मैक्स, मैक्सिमम करंट RL। इसको चाहे तो आप इसकी इमेज लेके रख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। लेट मी रिमूव द एनोटेशंस, ठीक है। तो ये बात होगी रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी ईटा इक्वल्स टू डीसी आउटपुट पावर बाय एसी आउटपुट पावर, ओके, एंड इसकी ऑलमोस्ट 81.2% की एफिशिएंसी होती है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 81.2% की होती है। देखो फुल वेव रेक्टिफायर के साथ साथ एक और रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर जैसा ही काम करता है जिसे हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। अब ब्रिज रेक्टिफायर को क्या किया जाता है ना कि जैसे यहाँ पे 2 है तो ये जो कनेक्शन है ना, यहाँ से हमने लगा रखा है अपने जो भी एसी सप्लाई अपने लगा रखा है, और ये कनेक्शन में ना हम 4 डायोड को जोड़ते हैं, राइट, फॉरवर्ड बायस में, यहाँ से भी फॉरवर्ड बायस में, यहाँ से क्या करते हैं रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, नॉट रिवर्स बायस, लाइक एक सर्कुलर टाइप ब्रिज रेक्टिफायर हम बनाते हैं। तो चाहे कोई भी पोलैरिटी हो, कभी भी हो, ये रेक्टिफायर जो है वो काम करता जाएगा। समझ में आ रही बात, ब्रिज रेक्टिफायर इसे हम कहते हैं, ओके फाइन। तो इतना समझ में आ गया कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होती है, क्या इसका यूज होता है और कैसे इसकी वर्किंग होती है। अब बात करते हैं जीनर डायोड की। जीनर डायोड या फिर जेनर डायोड, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करें, ठीक है, कहीं कहीं पे जेनर, कहीं कहीं पे जीनर किया जाता है। जीनर डायोड है क्या? जीनर डायोड एक हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर डायोड है, राइट, हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर डायोड है जिसे इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि वो रिवर्स डायरेक्शन में यानी कि रिवर्स बायस कंडीशन में काम कर सके। तो इसमें ऐसी क्या चीज होती है कि ये रिवर्स बायस के डायरेक्शन में काम कर सकती है? तो ऑलरेडी इसमें क्या होती है कि इसकी जो डिप्लीशन रीजन है, राइट, वो थोड़ी सी छोटी होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल डायोड। तो जैसी जीनर डायोड को क्या किया जाता है, अगर ये, अच्छा, जीनर डायोड की सिंबल हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे एक Z जैसी बनाते हैं, ठीक है, इसके सामने, ठीक है, ये हो गई इसकी P साइड, ये होगी इसकी N साइड, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 बैंड आपको देखने को मिलेगा, जो एक्चुअल डायोड होती है जीनर डायोड, वहाँ पे 2 बैंड आपको देखने को मिलेगा, ओके। नाउ इसको इस तरह से एडजस्ट भी किया जा सकता है कि हमें मल्टीपल या फिर एडजस्टेबल हमें वोल्टेज का रेगुलेशन मिलता जाए, इसीलिए जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी हमें वोल्टेज का रेगुलेशन चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो हम वोल्टेज को यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसकी अपनी एक वोल्टेज होती है जिसे हम जीनर वोल्टेज कहते हैं, राइट, वोल्टेज R और वोल्टेज Z, जिसे हम क्या कहते हैं, जीनर वोल्टेज, राइट। इट इज इंजीनियर्ड विद अ वाइड रेंज ऑफ जीनर वोल्टेजेस, राइट, इसकी रेंज होती है, सॉरी नॉट एक वोल्टेज, रेंज ऑफ वोल्टेजेस, राइट, इसीलिए जीनर डायोड को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। वो भी क्या चीज़ है वो मैं बताऊंगा, वैसे उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाता, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं बता दूंगा। तो जब ये जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता है तो ये एक नॉर्मल डायोड जैसा ही काम करती है। तो इस तरह से अगर मैं इसके IV कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो हम क्या देख सकते हैं, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो ये नॉर्मल डायोड जैसा ही काम करेंगे, मतलब जैसे नॉर्मल डायोड में हो रहा था कि ये इस तरह से, ये इसका करंट के और वोल्टेज का डिपेंडेंसी इस तरह से दिख रहा था। पर रिवर्स बायस में क्या होती है, रिवर्स बायस में क्या होती है कि इसमें एक इसकी करंट का फ्लो होता है, बट अगर मैं वोल्टेज को रिवर्स बायस कंडीशन में भी इंक्रीज करता जाऊं, फिर भी इसकी जीनर वोल्टेज से ज्यादा अगर मैं एक्सटर्नल वोल्टेज को इंक्रीज करूं, तब यहां पे होता है क्या, जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है। क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन। देखो, इन रिवर्स बायस मोड अ स्मॉल लीकेज करंट फ्लोज थ्रू द डायोड, ठीक है,
As the reverse bias voltage is increased, reaches the predetermined breakdown voltage or Zener voltage, the current begins to flow through the diode. क्या हो रही है, सीन क्या हो रहा है यहां पे, देखो ये है सपोज कोई एक सर्किट जहां पे यहां पे हमने वोल्टेज सप्लाई कर रखा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जो भी है। अब मैंने क्या किया है, जीनर डायोड को लगा दिया है। सपोज करते इसे रिवर्स बायस में लगा दिया जाए, ठीक है। अब क्या हो रही है, यहां पे अगर आप 10 वोल्ट डाल रहे हो, 10 वोल्ट अगर आप डाल रहे हो, और 5 वोल्ट डालते हैं, 5 वोल्ट की सप्लाई डाली, और जीनर डायोड की जो जीनर वोल्टेज है, मतलब इसकी अपनी जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट। तो जब तक मैं 5 वोल्ट से 6 वोल्ट 7 वोल्ट 8 वोल्ट ऐसे डालूंगा, तब तक यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट रहेगी बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये हमने देखा था, बट कुछ करंट का फ्लो हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं। जैसे जैसे ये इंक्रीज होके 10 वोल्ट के ऊपर चली गई, 10 वोल्ट के ऊपर सपोज 11 वोल्ट होने लगी, तब यहां पे करंट का फ्लो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। रिवर्स बायस में जीनर वोल्टेज को क्रॉस करते ही करंट का फ्लो हमें देखने को मिलता है। समझ में आ रही बात कि किस तरह से कंडीशन काम कर रही है। और इसे वोल्टेज रेगुलेटर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जो इसके अक्रॉस में अगर वोल्टेज देखूं तो ये हमेशा अप्रॉक्सीमेटली जितनी जीनर वोल्टेज है इसकी उसके आसपास रहती है। तो अगर मैं चाहे करंट को वोल्टेज को 11 से 15, 15 से 20, 20 से 25 भी वोल्ट तक अगर ले जाओ, मुझे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज देखने को मिलेगी दैट विल बी अमाउंट 10 के करीब ही रहेगा, 10 या 11 इस तरह से यहाँ पे जो वोल्टेज है वो रहता है। तो इसीलिए इसे वोल्टेज रेगुलेटर जैसा यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं वोल्टेज भले ही इंक्रीज करूँ लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। दिस करंट रीचेज अ मैक्सिमम लेवल डिटरमाइंड बाय द सीरीज ऑफ रेजिस्टर्स, जो वहां पे लोड रेजिस्टेंस यूज की गई है, आफ्टर विच स्टेबिलाइजेज एंड रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस। तो यहाँ पे 2 ब्रेकडाउन होती है, एक को हम कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन, जीनर वोल्टेज के जैसे ऊपर जाते हैं, और एक होती है एवलांचे ब्रेकडाउन। तो अगर हम बात करें एवलांचे और जीनर ब्रेकडाउन के डिफरेंसेस के बारे में, तो जो जीनर डायोड होती है या फिर जीनर ब्रेकडाउन जहाँ पे होती है वो बहुत ही हाई वोल्टेज में होती है, बहुत ही लो वोल्टेज में होती है, राइट, जो कि है 5 से 8 वोल्ट, राइट। ये जीनर ब्रेकडाउन की बात करें, बट वही अगर अवलांचे ब्रेकडाउन की बात करें तो ये हाई वोल्टेज में होती है, 8 वोल्ट से इंक्रीज होने के बाद ये जीनर अवलांचे ब्रेकडाउन होगी, ठीक है। जीनर ब्रेकडाउन हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर डायोड्स में हो सकता है या फिर जीनर डायोड में हो सकता है, और अवलांचे ब्रेकडाउन में हेवीली डोप्ड जरूरी नहीं है, लाइटली डोप्ड में ये ब्रेकडाउन होता है। तो ये नॉर्मल हम डायोड्स के लिए हम कह सकते हैं, ये जीनर डायोड के लिए हम कह सकते हैं। The valence electrons are pulled into the conduction due to high electric field and the narrow depletion region, right? Narrow depletion region highly dope करेंगे। जीनर डायोड में क्या कहा था, डिप्लीशन रीजन छोटी होती, बट इसका ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पे, right? The valence electrons are pushed to the conduction band due to the energy imparted by the accelerated electrons. Energy imparted by the accelerated electrons which gain their velocity due to the collision with the atoms। तो यही होता है वहां पे मेजोरिटी। ये चार्ज कैरियर्स कहाँ से आती है, होल्स और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आती है, कोलिजन होता है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, इसी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन और होल्स का सेपरेशन होता है और वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगती है, राइट। तो बहुत कुछ ऐसा यहाँ पे समझने के लिए है नहीं, फिर भी आप समझ लो। IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर ब्रेकडाउन हैज शार्प कर्व। ये शार्प कर्व अगर आप दिखा रहे हो तो आप जीनर ब्रेकडाउन दिखा रहे हो, अगर थोड़ा सा एक्सटेंडेड कर्व अगर आप दिखा रहे हो तो ये अवलांचे ब्रेकडाउन को दिखा रहे हो। हाईली डोप्ड में हम देख सकते हैं जीनर ब्रेकडाउन को, और अवलांचे ब्रेकडाउन को लाइटली डोप्ड या फिर जो सेमीकंडक्टर डायोड्स है उसमें देखा जा सकता है, ओके। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये सेमीकंडक्टर का वीडियो का सेकंड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। थर्ड पार्ट में हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को, लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को, जहाँ पे हम समझेंगे ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक गेट, जो कि ऑलरेडी अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो आप जानते ही हो, फिर भी हम समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए क्योंकि लर्नो फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।